बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर भट्टी देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के बारे में। दो क्वालिटी विकेट कीपर हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। इन दोनों विकेट कीपर्स में से बेस्ट चॉइस पाकिस्तान के लिए कौन सी हो सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मेरी जो मैं अपनी राय कायम करूंगा, ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है। अगर आप इससे इख्तलाफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करूंगा और कुछ स्टैट्स आपके सामने पेश करूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा। सरफराज की जो इस वक्त एज है वो 36 ईयर्स ओल्ड हैं, तकरीबन 37 के होने वाले हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान की एज जो है वो 31 ईयर्स ओल्ड हैं। वो ठीक है, 32 के वो होने वाले हैं। अगर देखा जाए एज के लिहाज से तो सरफराज की क्रिकेट जो है मैक्सिमम 1 ईयर या 2 ईयर्स, 1 या 2 साल की उनकी क्रिकेट बाकी है, जबकि मोहम्मद रिजवान अभी 5 से 6 साल पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो तो एज का है, और मेरे ख्याल के मुताबिक हमें जो है ये फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। गोरे किस लिए कामयाब हैं कि वो आने वाले 100 साल जिंदगी का प्लान बना के रखते हैं, जबकि हम अपने अगले 2 महीने की क्या प्लानिंग है वो भी हम नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमसे बहुत आगे हैं और हम उनसे बहुत पीछे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के फ्यूचर को भी देखना है, और मेरे ख्याल के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस जो हैं उनको जो है वो ग्रो करना चाहिए, ताकि वो जैसे ही रिजवान जो है वो रिटायर हों तो उनकी जगह पे एक नया विकेट कीपर हमारे पास तैयार हो। लेकिन अगर हम सरफराज को खिलाते हैं तो सरफराज फर्ज किया कि 1 से 2 साल खेल जाता है, उसके बाद फिर रिजवान अगर कम बैक करता है तो फिर जो है वो 2-3 साल सर्व करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान को फिर जो है विकेट कीपर के मसले मसाइल रहेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि दोनों के टेस्ट मैचेस, ओडीआईज और T20s में दोनों विकेट कीपर्स की कारकर्दगी क्या है। तो सबसे पहले सरफराज अहमद को डिस्कस करते हैं। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की तरफ से अभी तक 53 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उसमें उन्होंने 400 किए हैं और 50s 21 हैं, और एवरेज उनकी कुछ 38 पॉइंट समथिंग है। ये जो उन्होंने 400 किए हैं ये 2016 से पहले, उनके ये जो 400 है उसमें से 300 2016 से पहले थे। जब वो नए नए आए थे तो उन्होंने आके परफॉर्म किया था, तो 300 उस वक्त उन्होंने किए थे। 100 रिसेंटली उन्होंने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जो है ये जो सीरीज यहाँ पे हुई है इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक, या न्यूजीलैंड, जो भी है, बहरहाल जो उन्होंने कम बैक किया है उसमें उन्होंने 100 किया था। तो 100 उन्होंने अब आके किया है। और अगर ओडीआई मैचेस देखे जाएं तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 117 ओडीआई खेले हैं, 2315 रन बनाए हैं, उसमें 200 हैं और 11 50s हैं, और एवरेज इनकी कोई 33 पॉइंट समथिंग की है। अगर T20 का कैरियर इनका देखा जाए तो इन्होंने पाकिस्तान की 61 मैचेस में नुमाइंदगी की है, 818 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 27.3, और पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने T3 जो है 50+ रन स्कोर किए हैं। तो अगर T20 के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद जो हैं ये तो बिल्कुल जो है ये डिजर्व नहीं करते कि उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रखा जाए। अब बात रह गई टेस्ट मैचेस की और ओडीआई की, तो उसको डिस्कस करने से पहले अब हम
मोहम्मद रिजवान का जो कैरियर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की तरफ से 28 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1423 रन बनाए हैं, 2 उन्होंने 100 किए हैं, 8 उनकी 50 हैं, एवरेज उनकी तकरीबन 40 के करीब है। जबकि ओडीआईस में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 74 मैचेस खेले हैं, 2088 रन बनाए हैं, 3 उसकी सेंचुरियां हैं और 15 उनकी निसफ सेंचुरियां हैं और एवरेज राउंड अबाउट 40.15। और T20 का कैरियर अगर इनका देखा जाए तो 85 मैचेस इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 2797 रन बनाए हैं, 100 है और 25 फिफ्टियां हैं। तो ये देखें, मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी T20 के अंदर जो है ना आउटस्टैंडिंग है, इसका सरफराज के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। और अगर सरफराज को आप कंपेयर करें तीनों फॉर्मेट में, तो वो टेस्ट में और ओडीआई में कदरे कुछ बेहतर हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो बिल्कुल कामयाब नहीं हैं। जबकि रिजवान जो है उनकी तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी है। अब आने वाले दिनों में आप मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक प्रेपोगंडा होता हुआ देखेंगे कि मोहम्मद रिजवान जो है ये T20 के प्लेयर नहीं है। हालांकि जब उनका कैरियर देखा है तो कैरियर में उन्होंने 100 और 25-50 प्लस जो हैं वो रन्स किए हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है, अगर एक बंदा T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है तो इतना अच्छा रिकॉर्ड तो उसका नहीं हो सकता। तो अब जो है ना उनके खिलाफ ये प्रेपोगंडा होगा कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है ये T20 के अच्छे प्लेयर नहीं हैं। टेस्ट मैचेस में आप वैसे ही उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर वो T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है तो इसका मतलब है टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, और टेस्ट में आप उनको खिला नहीं रहे। तो ये कंट्राडिक्शन है। ये असल में पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल हैं, एक ARY और एक जियो। इनके ऊपर कुछ एंकर्स हैं, स्पोर्ट्स एंकर्स बैठते हैं, वो जो हैं ऐसे प्लेयर्स जिनका ताल्लुक कराची से होता है, उनको वो प्रमोट करते हैं, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बिल्कुल कतई तौर पे अच्छा नहीं है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो कराची से है, लाहौर से है, पेशावर से है, वो है तो पाकिस्तानी। टीवी के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो एंकर्स हैं, ये सरफराज अहमद को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया तो वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गलत फैसला था। अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो वो तो हमें ये बताते हैं कि सरफराज अहमद जो हैं ये अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर टीम से बाहर हुए थे। अगर उनकी ओडीआई कारकर्दगी देखी जाए तो उन्होंने आखिरी 10 इनिंग्स में 55, 40, 12, 2, 5, 3, 8, 23 और 13 रन्स जो है वो स्कोर किए हैं। उसमें भी ये जो 55 रन्स हैं, ये इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था वर्ल्ड कप का, उसमें उन्होंने 50 प्लस जो है रन स्कोर किए। उसके बाद फिर इसके बाद जो आखिरी जो 3 इनिंग्स हैं, उनमें 2 श्रीलंका के खिलाफ और 1 साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, जिसमें भी वो कोई खातर ख्वाह अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। अब आप मुझे ये बताएं कि इस परफॉर्मेंस के साथ जो है वो आप किसी प्लेयर को कैसे कप्तान बना सकते हैं कि अगर 10 मैचेस में वो सिर्फ और सिर्फ उसका 1.50 है और बाकी उसने परफॉर्म ही कोई नहीं किया। उसके बाद 2016 से लेकर 2019 तक जो है इन्होंने 28 टेस्ट मैचेस खेले। 28 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 1361 रन बनाए और उसमें 100 इन्होंने किया। वो भी 100 जो है ये अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है, मेरे ज़हन में नहीं है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी आई थिंक। उन्होंने वहाँ पे 100 जो उनका कम बैक था वहाँ पे इन्होंने 100 किया और बाकी उसके अलावा उनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। और यानी 2016 से लेकर 2019 तक जो उन्होंने कप्तानी की है उसमें उनकी जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, उनका ओडीआई रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था और T20 में तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उसका कैरियर मैंने टेस्ट वो जो है T20 का कैरियर मैंने आपको बताया। तो ये सरफराज अहमद जो है उस वक्त जब टीम से बाहर हुए थे तो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे, उनको को गलत तरीके से बाहर नहीं किया गया था। अब उन्होंने आके कम बैक किया है और मेरे ख्याल के मुताबिक मोहम्मद रिजवान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं और वो फ्यूचर है हमारा, तकरीबन हमें 5 से 6 साल तक वो हमें सर्व कर सकते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम जो है ये जो ऐसे प्लेयर जो 2-3 साल तक सर्व कर सकते हैं, उनकी बजाय हमें जो है ये पाकिस्तान के फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप पास्ट के प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर आप रखना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मोइन खान जो है वो बड़ा अच्छा विकेट कीपर था, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, उसको ले आएँ। इमरान खान बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, उसको ले आएँ। वसीम अकरम बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था। वो हिस्ट्री बन चुके हैं, वो पास्ट माजी का हिस्सा बन चुके हैं। और सरफराज ने अपने टाइम पे जब वे पीक पे थे तो पाकिस्तान को अच्छा सर्व किया है, उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल के मुताबिक जो है कि टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को आगे की तरफ देखना है और मोहम्मद रिजवान के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और एक नया विकेट कीपर मोहम्मद हारिस जो है, जो कि बैकअप तौर पर जो है वो आ रहे हैं, उनको हम जो है ना ग्रूम कर रहे हैं, उनको जो है डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर चांसेस देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।